Hello everyone, welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the static series of Governor Generals and Viceroys, the next Governor General which today I am covering is Lord Lansdowne. So let's see further about him. तो ये लॉर्ड लैंसडाउन जो थे वो हमारे इंडिया में वॉइसरॉय बन के आए थे एंड उनका जो टेन्योर रहता है सर्टेनली इट इज़ फ्रॉम 1888 टू 1894. ठीक है, तो 1888 से लेके 1894 तक ये वॉइसरॉय के रूप में इंडिया में काम करते हैं. तो क्या क्या इन्होंने काम किया चलिए देखते हैं. ही सर्व्ड एज अ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. ही हेल्ड, इसके पहले जो है इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा के रूप में भी काम किया हुआ है. फिर उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूके की तरह भी काम किया है एंड डेप्यूटी लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी बिफोर बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बिफोर बीइंग अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके बाद ये वॉइसरॉय जब बनते हैं तो इससे पहले इन्होंने काफी ऐसे रेप्यूटेड पोजीशंस हेल्ड करी थी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनके थ्रू इनको काफी इस एक्सपर्टीज यहाँ पर इस एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में इनको एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी थी. हिज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रैंक्विलिटी, एडवांसमेंट एंड अ फ्यू कंस्ट्रक्शन अंडरटेकिंग्स. So going it further, the very important thing or the very important significant incident which actually occurred during the tenure of Lord Lansdowne is the implementation of Indian Factory Act 1891. ठीक है, इस फैक्ट्री एक्ट के तहत भी बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो चिल्ड्रन ऑफ वुमेन को देखते हुए, उनकी वर्स्ट कंडीशंस को देखते हुए ये एक्ट लेकर आया जाता है. इसके पहले हमने लॉर्ड रिपन के टेन्योर में देखा था दैट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 केम इनटू प्लेस और फर्दर आफ्टर 10 इयर्स इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 को लेकर आया जाता है. तो देखते हैं हम इसके क्या प्रोविजंस हैं. चिल्ड्रंस मिनिमम एज फ्रॉम 7 to 9 इयर्स, मिनिमम एज 7 से लेकर 9 कर दी जाती है और मैक्सिमम जो है वो 10 to 12, सॉरी नॉट 10 to 12, फ्रॉम 12 to 14 इयर्स मैक्सिमम एज कर दी जाती है. ठीक है, तो मिनिमम जो है अब 7 से कम तो वैसे भी पहले बोल दिया गया था कि 7 से जो नीचे बच्चे हैं वो अलाउड नहीं है फैक्ट्रीज में काम करने के. ठीक है, तो मिनिमम एज यहाँ पे 7 to 9 सब और बढ़ा के 9 इयर्स कर दी जाती है और मैक्सिमम जो है वो 14 इयर्स कर दी जाती है. ठीक है, तो ये जो है वो बच्चों के लिए एक सिग्निफिकेंट एक स्टेप रहता है. चिल्ड्रंस मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 7 hours पर डे. ठीक है, अब 7 घंटे से ज्यादा कोई भी फैक्ट्री में बच्चा काम नहीं करेगा और ये चीज अब लीगलाइज कर दी जाती है इस एक्ट के थ्रू. मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन वाज सेट एट 11 hours पर डे विद अ 1.5 hour इंटरवल. तो वुमेन के लिए भी ये चीज लेके आई गई कि भाई वुमेन को आप 11 घंटे काम कराइए, बच्चों को आप 7 घंटे काम कराइए और वुमेन को मैंडेटरी था कि 1.5 hour का ब्रेक आपको देना होगा जो भी आप पूरे दिन में काम करा रहे हैं. अब वो आप पे डिपेंड है, फैक्ट्री ओनर पे डिपेंड है कि आप 1:30 to 3 आप दे रहे हो ब्रेक या फिर आप 4:30 to 6 आप ब्रेक दे रहे हो या फिर आप 3 to 4:30 वट एवर द टाइम स्लॉट द ओनर प्रेफर्ड, वो ब्रेक जो है वो वुमेन को दिया जाता था. Everyone was given a weekly holiday. ठीक है, इसके पहले जो है वो मैंने आपको बताया है कि फैक्ट्री में वर्कर्स की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती थी और उनको कोई भी हॉलीडे इस तरीके से नहीं दिया जाता था. ठीक है, तो इस एक्ट के बाद एक वीकली हॉलीडे कर दिया गया. एक्सेप्शन, इट डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिश ओन्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशंस. ठीक है, अब टी एंड कॉफी प्लांटेशंस पे कितना ज़्यादा सप्रेशन होता था वर्कर्स का, कितना ज़्यादा उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन थी, एक ऐसी वर्किंग कंडीशन थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे. तो यहाँ भी ये जो एक्ट है वो टी एंड प्लांटेशन पे फैक्ट्रीज में नहीं अप्लाई होता है, स्पेशली ब्रिटिशर्स की. तो जो उनका एक अत्याचार उन पे हो रहा था वो कंटिन्यू रहा टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में अगर हम देखें तो. Then it came the Age of Consent Act 1891. It actually somehow told the age of girls for being for having the sexual intercourse. उसमें उसके लिए इनको एक एज रख दी गई प्रिस्क्राइब कि जिससे जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, स्पेशली जो चाइल्ड में जो बच्चियों की जो शादी हो जाती थी छोटे में, ठीक है, पेरेंट्स जो है वो कर देते थे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 लेके आया गया. और इसमें अगर आप देखो तो एज रखी गई 10 to 12 years in all jurisdiction. ठीक है, इससे पहले 10 years ये एज थी फॉर मेकिंग ऑफ फिजिकल इंटिमेसी, बट इसके बाद जो है वो उसको 12 years कर दिया गया. ओके, इट एक्चुअली इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट गर्ल्स फ्रॉम अर्ली मैरिज एंड प्रोस्टिट्यूशन. इट वॉज इनेक्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अ यंग चाइल्ड फ्रॉम फोर्सफुल सेक्शुअल इंटरकॉर्स. ठीक है, तो कोई भी अगर इंसिडेंट होता, कोई ट्रेजेडी होती है तो सर्टेनली हम देखते हैं ना कि उसके बाद एक्चुअली एक्शन लिया जाता है कि हम कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं. तो एक बच्ची थी उसकी जिसका नाम था
रुखमाबाई, तो उनकी भी यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके चलते ये एक्ट लेकर आया जाता है और एज गर्ल्स की जो है वो बढ़ा दी जाती है। नाउ कमिंग टू द एचएसएन कमीशन, ठीक है, ये जो कमीशन है उसने काम किया सिविल सर्विसेज के ऊपर और सर्टेनली इंडियंस के लिए एज भी बढ़ा दी गई सिविल सर्विस में। आपको पता है कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे एज को रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 टू 19 ईयर्स, बट लेटर ऑन एचएसएन कमीशन ने जो है वो ये एज को बढ़ाकर कर दिया 23 ईयर्स। ओके, या 23 ईयर्स जो है वो उसको कर दिया गया। देन एबॉलिशिंग द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, डिवाइडिंग द सिविल सर्विस इनटू 3 कैटेगरीज, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो हर एक लेवल पे जो है वो सिविल सर्विस को इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया था कि हर एक लेवल पे जो है वो अब सिविल सर्वेंट्स हम रिक्रूट करेंगे, और एज भी इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी थी जो कि थी 23 ईयर्स। स्टॉपिंग द साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंग्लैंड एंड इंडिया, filling a certain percentage of post in the imperial civil service by promoting members of the provincial civil service, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने कोशिश करी कि इंडियंस को एक मौका दिया जाए, जो कि लॉर्ड लिटन नहीं चाहते थे, बट लेटर ऑन जो भी वॉइस रॉयज आए उन्होंने ये सोचा कि नहीं भाई, अब हमको इंडियंस को भी मौका देना पड़ेगा सिविल सर्विसेज में आने के लिए। दो वी आर होल्डिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उनको अगर वो क्लियर करते हैं तो इंडियंस आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो एज बढ़ा दी गई। नाउ कमिंग टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। अब एक्चुअली इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। अब किस तरीके से जो काउंसिल हुआ करती थी, प्रोविंशियल काउंसिल हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, आपको पता है कि इन काउंसिल्स में जो इंडियंस का नंबर होता था वो बहुत कम होता था, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो है वो ये काम किया गया कि इंडियंस का नंबर जो है वो रेस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसके पहले इंडियंस को ऐसी कोई भी पावर नहीं दी जाती थी कि वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं व्हेन द सेशन इज एक्चुअली ऑन द होल्ड, ठीक है। बट इस एक्ट के थ्रू द इंडियंस वर गिवन द परमिशन टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द बजट ऑल्सो, एंड ऑल्सो they were not even having that question कि भाई आपने क्यों पूछा, क्योंकि इसके पहले तो उनको परमिशन थी ही नहीं कुछ पूछने की। बट इस एक्ट के थ्रू एटलीस्ट उनको जो है वो थोड़ा ही सही बट परमिशन दी जाती है कि ठीक है, बजट रिलेटेड अगर आपके मन में क्वेरीज हैं तो वो आप पूछ सकते हो। इट एक्चुअली मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इट ऑथराइज द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल मेंबर्स टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। Members of provincial councils can be nominated by universities, district boards, municipalities, zamindars, and chambers of commerce. It was the first step toward the establishment of a representative government in India. And why representative government in India? Because Britishers were thinking कि भाई हमने जो है वो अब अलाउ किया है इंडियंस को ना आने के लिए इन काउंसिल्स में, तो भाई हुई ना एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। अब और भी आगे आप जब एक्ट्स को देखते हो तो बहुत सारे एक्ट्स के वो नाम रखते हैं, गुड गवर्नमेंट एक्ट रखते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो छोटी छोटी लॉलीपॉप्स ब्रिटिशर्स देते रहते थे इंडियंस को, जिससे इंडियंस को ऐसा ना लगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कुछ किया नहीं है, और प्रोटेस्ट को अवॉइड करने के लिए वो ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। देन कमिंग टू दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेटिंग अप द ड्यूरांड कमीशन, ठीक है। ये ड्यूरांड लाइन जो है आपको पता है that it certainly existed between the India and Afghanistan, ठीक है। उस टाइम पे पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो वहां पे जो ड्यूरेंड लाइन को डेवलप किया गया वो ड्यूरेंड कमीशन के द्वारा किया गया, एक टेरिटरी वहां पे मेंशन कर दी गई थी, ठीक है। द ड्यूरेंड कमीशन वाज अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द अफगान एमायरेट इन 1893, ठीक है। अफगान के साथ क्या रिलेशंस थे ब्रिटिशर्स के, मैं आपको पहले सेशंस में बता चुकी हूं, तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए वो सीरीज को देखना, तब जाके आपको पता चलेगा कि लिंक बाय लिंक क्या चीजें हो रही थी। टू एस्टैब्लिश द ड्यूरेंड लाइन, द बॉर्डर बिटवीन द अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया, एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स? इट एक्चुअली डिवाइडेड द पश्तून एरियाज इन टू एंड गेव बलूचिस्तान टू ब्रिटिश इंडिया। तो इसके तहत ये होता है दैट बलूचिस्तान का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, ठीक है। और दो लाइन में, दो एरियाज में इस चीज को डिवाइड कर दिया जाता है। The line also created the Wakhan corridor. Wakhan corridor को भी बनाया जाता है a buffer zone between the Russia and British empires, ठीक है। तो the great game के चलते आपको पता था कि भाई रशिया और ब्रिटिश में होड़ लगी हुई थी, तो ये जो वखान कॉरिडोर है ये एक तरीके से बफर जोन की तरह, बफर एरिया की तरह एक्ट करता है इन दोनों बड़ी पावर्स के बीच में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैप में देखो तो ये रही हमारी ड्यूरेंड लाइन,
ये वाली डुरंड लाइन जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है वो डुरंड लाइन थी, और पाकिस्तान क्योंकि मैंने आपको बताया उस टाइम पे इंडिया का पार्ट था, तो ये वाली लाइन जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में सेटअप करी गई थी. ओके, सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लॉर्ड लैंसडाउन evaluation, and certainly now is the time for you all to answer the question related to him. Which of the following policies is Lord Lansdowne known for during his tenure as the Viceroy of India? Option A, expansion of British military forces in India. Option B, establishment of the first universities in India. Option C, introduction of the Vernacular Press Act. Option D, strengthening of the frontier policy with Afghanistan, not Pakistan. Then second question, Lord Lansdowne's tenure saw the establishment of a new frontier policy resulting in which agreement? Option A, Treaty of Amritsar. Option B, Treaty of Yandabu. Option C, Durand Line Agreement. Option D, Treaty of Sugali. So, here we come to an end of this session. Thank you for watching, everyone, and please subscribe to our channel IAS Origin and stay tuned for watching further more qualitative content on this channel. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.